अध्याय 127 किसका बकाया है। दूसरों के चले जाने के बाद केवल दोनों ही लिविंग रूम में रहे। मेइशू सोफे के दूसरे छोर पर शांति से बैठे और धीरे धीरे दिन की घटनाओं को याद किया। फिर उसने अचानक मेइयू की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि यानयान के सहपाठियों को हमारे परिवार की स्थिति के बारे में इतना कुछ क्यों पता है, और वे भी जेनियन को क्यों कहते हैं। बास्टर्ड, क्या आप और वांग यू पहले कभी स्कूल में कभी नहीं दिखाई दिए। मेइयू की उम्र के बच्चे पूरी तरह से उनके शब्दों के दुखद प्रभाव को नहीं समझते हैं। वे केवल ये जानते हैं कि इस तरह की बातें दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन वे परिणामों या उनके नुकसान के कारण पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन मेइशू ये जानना चाहते थे कि मेई जुबान को उनके सहपाठियों द्वारा इस तरह से क्यों व्यवहार किया जा रहा था। मेइशू के शब्दों को सुनने के बाद मेइयू लंबी चुप्पी में गिर गया। मेइशू ने कुछ भी नहीं कहा या उसे जल्दबाजी में उसे चीजों के माध्यम से सोचने के लिए समय दिया। थोड़ी देर के बाद जब मेइशू को कम महसूस होने लगा था, मेइयू ने आखिरकार धीरे से बात की, यह मेरी गलती है। जब भी यानयान के होमरूम शिक्षक ने हमें माता पिता शिक्षक बैठकों की जानकारी दी तो मैं हमेशा बहुत व्यस्त था और इसे वांग यू के पास छोड़ दिया। मुझे लगा कि वह हर बार भाग लेगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह कभी कभी व्यस्तता का इस्तेमाल करने से बचने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करती है। उद्धरण चिन्ह, ये समस्या का केवल एक पहलू हो सकता है, लेकिन मेइयू ये समझने से पता चला कि उन्होंने मेई जुबान को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया है। मेइशू ने कहा और कहा, पिताजी, यान्या की उम्र में बच्चों को मजबूत आत्मसम्मान है। बस इसके बारे में सोचें, माता पिता शिक्षक बैठकों के दौरान सभी माता पिता मौजूद हैं। यान्यान को छोड़कर आपको क्या लगता है कि शिक्षकों सहित अन्य छात्र क्या सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह, मेइयू ने अपने सिर को आत्मघृणा में नीचे कर दिया, अनजाने में अपने घुटनों पर अपनी मुट्ठी जकड़ लिया। शू, क्या आप पिताजी को दोषी ठहराते हैं। मेइशू कुर्सी की पीठ के खिलाफ झुक गया, उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था। पिताजी, भले ही मैं आपको दोषी मानता हूं या नहीं, आपको इस मामले के बारे में यानियन से बात करनी चाहिए। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, क्या वांग यू कभी भी इन सभी वर्षों में मेइयू के माता पिता शिक्षक बैठकों में से किसी से भी अनुपस्थित रहे हैं। मेइयू को एक पल के लिए अचंभित कर दिया गया। वह मेइशू पर गुस्सा होने वाला था, लेकिन तब उसे कुछ याद आया। हर बार जब वे मेइयू की माता पिता शिक्षक बैठकों में भाग लेते थे तो वे एक इनाम के साथ खुशी से वापस आ गए जो वांग यू ने घर के रास्ते में खरीदा था। लौटने के बाद वांग यू स्कूल में मेइयू के प्रदर्शन की प्रशंसा करेंगे। रात के खाने के दौरान वह मेइयू की भी प्रशंसा करेगा और उनमें से तीनों ने एक साथ अपने समय का आनंद लिया। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सावधानी से सोचा तो उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के दृश्य मेई परिवार में लड़कों के साथ कभी नहीं हुए थे। मेइयू ने अचानक महसूस किया कि वह इन सभी वर्षों के लिए बाइलिंग द्वारा छोड़े गए 4 बच्चों की उपेक्षा कर रहा था। उन्होंने हमेशा खुद को एक जिम्मेदार और देखभाल करने वाले पिता के रूप में सोचा था, लेकिन अब वह समझ गए थे कि यह उनकी लापरवाही के लिए सिर्फ एक बहाना था। शुअ, वन आप और आपके भाई बहनों को बहुत कुछ देना है, चिंता मत करो, अब से पिताजी आपको फिर कभी उपेक्षा नहीं करेंगे। उसने सोचा कि चूंकि वह मेइयू के बचपन से चूक गया था, इसलिए उसे उसकी भरपाई करनी चाहिए। हालांकि वह भूल गया कि ऐसा करने से वह अपने अन्य बच्चों के लिए अधिक ऋण के साथ छोड़ देगा। जो सबसे ज्यादा बकाया था वह था मेइशू। व्यक्तिगत रूप से उसे ग्रामीण इलाकों में भेजने के विचार ने उसे आत्मदोष की भारी भावना से भर दिया। उसे समझते हुए मेइशू की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। पिताजी, अब शुरू करने में बहुत देर नहीं हुई है। छोटे भाई अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। जब तक आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वे निश्चित रूप से आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। उद्धरण चिन्ह, मैं समझता हूँ। मेइयू सोफे पर बैठे थे, कुछ हद तक निराश थे। आमतौर पर अचरज और सक्षम आदमी आज रात अपनी बेटी के सामने अपना सिर नहीं उठा सकता है। मेइशू छोड़ने के लिए खड़े हो गए। मैं अब अध्ययन करने के लिए अपने कमरे में वापस जाऊंगा। वह अपने पिता से बहुत कुछ नहीं कहना चाहती थी। जब तक वह अपने भाइयों को अच्छी तरह से उठा सकता है तब तक ये पर्याप्त होगा। आखिरकार वह लिन सिटी में हमेशा के लिए नहीं रह सकी। वह जल्द ही विश्वविद्यालय के लिए राजधानी में जा रही होगी। इंतजार। मेइयू ने जल्दी से उसे रोक दिया और अपनी जेब से एक उत्तम छोटा बॉक्स निकाला। उनकी उंगलियों ने अनजाने में इसे कुछ समय के लिए सहलाया, इससे पहले कि वह अनिच्छा से इसे मेइशू को सौंप दे। यह आपकी माँ को छोड़ दिया हार है। पिताजी ने इसे फिर से वापस खरीदा और अब से आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। मेइशू, जिनके पास कुछ ही समय पहले एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, अचानक सख्त हो गई। वह थोड़ी देर के लिए भी नहीं घूम सकती थी और छोटे बॉक्स को देखती थी। आंसू अनियंत्रित रूप से बह गए। ये वह चीज थी जो उसकी माँ ने पीछे छोड़ दी थी। शुअ, मेइयू अपने आंसू पोंछने के लिए बाहर पहुंची और बॉक्स को उसके हाथ में बड़ी गंभीरता के साथ रख दिया। दुखी मत हो, इस हार को अपनी माँ को बदलने और अब से आपका साथ दें। ठीक है। बॉक्स को प्राप्त करते ही मेइशू की आवाज घबराई हुई थी, लेकिन उसे अचानक इसे खोलने की हिम्मत का अभाव था।
इस दूसरे जीवन में उसकी माँ के गुजरने का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। यह उसके दिल में सबसे गहरा घाव रहेगा, एक जो उसके जीवन काल में कभी भी ठीक नहीं होगा। उसने अचानक अपने आंसू पोंछे और उसकी उंगलियों की युक्तियां बॉक्स को पकड़ते हुए नीले रंग की एक बेहोश छाया बदल गई। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और ऊपर की ओर भाग गया। दरवाजा एक धमाके के साथ बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने इसे अंदर से बंद कर दिया था। वह एक घायल छोटे जानवर की तरह लग रहा था जो अपने घोंसले में आराम की तलाश कर रहा था। लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो वह मेईजान की पानी से भरी आंखों से मिली। अध्याय 128 अफवाहें लाजमी है। उसकी टकटकी धीरे धीरे मेईशू के हाथों में बॉक्स पर गिर गई। बहन, क्या कुछ माँ पीछे रह गई है? मेईशू ने धीरे से जवाब दिया, हाँ ये है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं और एक नज़र रखना चाहते हैं? मेई जुबान दोनों आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। हाँ धन्यवाद बहन। मेईशू ने प्यार से अपने सिर को थपथपाया। क्या आप जानते हैं कि अगर माँ ने कुछ और छोड़ दिया है? वे कहाँ हैं? मेई जुबान ने छोटे से बॉक्स को पकड़ लिया और कठिन सोचा, वे सभी पिताजी की तिजोरी में होना चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि माँ के पास एक अंगूठी थी, यह आंटी वान के साथ लगता है। ये सुनकर मेईशू की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। यह उसके साथ कैसे हो सकता है? मेई जुबान ने झुंझलाहट में कहा, ऐसा लगता है कि यह रिंग मॉम और डैड की अपनी सगाई के दौरान इस्तेमाल किया गया था। वन ने आंटी वान को अन्य आंटी को दिखाते हुए देखा और जब एक ने इसके लिए कहा तो उसने कहा कि पिताजी ने उसे दिया। लेकिन ये देखते हुए कि पिताजी माँ के सामान के बारे में कितना चिंतित थे, वांग यू संभवतः झूठ बोल रहे थे। बेशक मेईशू ने भी इस संभावना के बारे में सोचा और उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। एक समझें, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि माँ से संबंधित सब कुछ वापस मिल जाएगा। मैं बहन की भी मदद कर सकता हूँ। मेई जुबान खुशी से मुस्कुराया और ध्यान से बॉक्स से हार निकाला। ऐसा करने से पहले मेईशू की अनुमति की मांग की। वाह, ये बहुत सुंदर है। उन्होंने पहले कभी ऐसा खूबसूरत हार नहीं देखा था। ये सरल और सुरुचिपूर्ण था, अत्यधिक असाधारण नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक अद्वितीय डिजाइन था। सेंट्रल पीस पर भी उस पर बाइक चरित्र को उकेरा गया था। मेईशू को याद आया कि जब वह जीवित थी तो यह माँ का पसंदीदा हार था। आंसू फिर से अनियंत्रित रूप से बह गए। मेई जुबान एक पल के लिए घबरा गए और जल्दी से हार को वापस बॉक्स में डाल दिया। इसे मेईशू को वापस कर दिया। बहन, कृपया रोना मत। मैं अब और नहीं देख पा रहा हूँ। यह आपकी वजह से नहीं है। मेईशू ने अपने आंसू वापस पकड़ लिए और मुस्कुराया, धीरे से मेई जुबान के सिर को रगड़ते हुए। क्या आप मुझे इसे डालने में मदद कर सकते हैं? जरूर। मेई जुबान पहली बार किसी और पर हार डाल रहा था, लेकिन उसने ज्यादा समय नहीं लिया। हार को अपनी बहन के नाजुक कॉलरबोन पर आराम से आराम करते हुए मेई जुबान ने अपने दिल के नीचे से ईमानदारी से मुस्कुराया। फिर संतुष्ट दिखते हुए वह अपना होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन स्कूल, जो शांतिपूर्ण था, अचानक एक अज्ञात स्रोत से अफवाहों के साथ अचानक बन गया, जिससे सभी को चाय और भोजन पर चर्चा करने के लिए एक नया विषय मिला। अरे, तुमने सुना, ऐसा लगता है कि मेईशू ने इस पियानो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी बहन मेई म्यू को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। उद्धरण चिन्ह। क्या ये सच है? मुझे नहीं लगता कि मेईशू उस तरह का व्यक्ति है, लेकिन ये सच है कि मेई म्यू कई दिनों तक स्कूल नहीं आया है। अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो मेई म्यू स्कूल में बहुत लोकप्रिय हुआ करता था। वह अचानक कैसे गायब हो गया? लगता है ये शब्द केवल एक छोटे से सर्कल में प्रसारित होते हैं जो कक्षा 6 के छात्रों के कानों तक पहुंचते हैं, केवल सामूहिक रूप से उनके द्वारा निंदा करने के लिए। जब से मेईशू ने एक बार अपने आकर्षण कौशल का इस्तेमाल किया, वह कक्षा में बेहद लोकप्रिय हो गई और किसी ने उसके बारे में कुछ भी नकारात्मक कहने की हिम्मत नहीं की। इसलिए ये अफवाहें केवल कक्षा 6 द्वारा एक साथ दबाए जाने से पहले थोड़ी देर के लिए प्रसारित हुई और वे मेईशू के कानों तक भी नहीं पहुंचे। प्रतियोगिता का दिन जल्दी आ गया। इस प्रतियोगिता के लिए न्यायाधीश लिन सिटी में प्रसिद्ध पियानो वादक थे और उनमें से एक मेई म्यू की चाची फैंग वेई था। ये कहा जा सकता है कि मेई म्यू के पियानो कौशल उनके द्वारा सिखाए गए थे। वह अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को अच्छी तरह से जानती थी। उसने ये भी सुना था कि मेई म्यू पियानो प्रतियोगिता में ये मिडिल स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए वो प्रतियोगिता से पहले मेई म्यू को कुछ मार्गदर्शन देना चाहती थी। लेकिन जब उसने फोन किया तो मेई म्यू ने हकलाने लगी और लाइन के दूसरी तरफ रोना शुरू कर दिया। हालांकि मेई म्यू उसकी नाजायज भतीजी थी, फिर भी वह उसका परिवार था। फैंग वेई ने धैर्यपूर्वक उसे आराम दिया। मेई म्यू ने आखिरकार हकलाया, आंटी मत पूछो, यह आपको विफल करने के लिए मेरी सारी गलती है। फिर आप सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर गए? फैंग वेई हैरान और सीधे पूछा गया। मेई म्यू उसे यह पूछने के लिए इंतजार कर रहा था। वह अपने होंठ को थोड़ा सा कहती है, आंटी यह मेरी गलती थी। इसका मेरी बहन से कोई लेना देना नहीं है। हमें घर पर असहमति थी और यह मेरी गलती है। फैंग वेई अभी भी काफी समझ में नहीं आया। मेईशू के साथ इसका क्या लेना देना था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे पूछा। मेई म्यू ने कुछ और कहने से इनकार कर दिया।
उसके पास मेई म्यू को अच्छी तरह से आराम करने, खुद का ख्याल रखने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह अपना काम पूरा करने के बाद अस्पताल का दौरा करेगी। इस बिंदु पर संदेह पहले से ही फैंग वेई के दिल में रखा गया था। यह मामला महत्वपूर्ण था और उसने लोगों को कई बार पूछताछ की जब तक कि उसने आखिरकार कुछ अफवाहें नहीं सुनी। चेयरमैन एक ने सुना कि मिस मेई म्यू को गंभीर चोटें आईं और अभी भी अस्पताल में है, इसलिए वह नहीं आ सकी। सचिव ने बताया कि उसने क्या सीखा था। फैंग वेई ने अपने भौं को चिढ़ कर दिया। मुझे पता था कि जब मोमू ने फोन पर स्पष्ट रूप से बात की थी, ऐसा लगता है कि मेई शू कुछ वर्षों के लिए ग्रामीण इलाकों में रहने के बाद जंगली हो गया है, उस बिंदु पर जहां उसने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह अध्याय 129 आंटी। प्रतियोगिता के दिन फैंग वेई मेई शू के खिलाफ अपने पूर्वाग्रह के साथ न्यायाधीश के पैनल पर बैठे। दूर से उसने एक परिचित आकृति को देखा जो एक और खूबसूरत लड़की को बैकस्टेज की ओर ले गई। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आधे घंटे बचे थे। फैंग वेई खड़े होकर जल्दी से अपना रास्ता बना लिया। इस समय तक कई प्रतियोगियों ने बैकस्टेज इकट्ठा कर लिया था, या तो मंच पर जाने से पहले अंतिम तैयारी कर रहे थे या अपनी आंखें बंद कर रहे थे। झाओ मिन चिंतित था कि मेई शू प्रतिस्पर्धा के अनुभव की कमी के कारण घबराया जा सकता है, इसलिए वह उसकी तरफ से थी, उसे चीयर कर रही थी और अपनी आत्माओं को बढ़ावा दे रही थी। जब आप मंच पर जाते हैं तो बस नीचे दिए गए दर्शकों को कद्दू के रूप में कल्पना करें। उन्हें आपको प्रभावित न करें, बस अपने कौशल को दिखाने पर ध्यान केंद्रित करें। एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। उद्धरण चिन्ह मैं समझता हूँ, धन्यवाद शिक्षक झाओ। मेई शू आभारी थे। यात्रा के दौरान झाओ मिन पूरी तरह से उस पर केंद्रित था और मेई शू ने लंबे समय तक इस तरह की सावधानीपूर्वक देखभाल का अनुभव नहीं किया था। ये देखकर कि मेई शू अभी भी शांत था, झाओ मिन ने आखिरकार उसकी चिंताओं को छोड़ दिया। आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मंच पर जाते हैं तो यह न केवल अपने लिए है बल्कि हमारे स्कूल के सम्मान के लिए भी है। आपके लौटने के बाद आप हमारे स्कूल के लिए एक नायिका बन जाएंगी। एक नायिका। कोने में दोनों के बीच बातचीत को बाधित करते हुए एक तेज आवाज बाधित हुई। सबसे पहले झाओ मिन ने भड़काया, लेकिन जब उसने देखा कि यह कौन था तो उसकी आंखें उत्साह के साथ जल गईं। अध्यक्ष फैंग। हेलो, मैं नंबरी हाई स्कूल से पियानो प्रशिक्षक हूँ। मेरा नाम झाओ मिन है। शिक्षक झाओ, मैंने ममू से आपके बारे में सुना है। फैंग वेई ने उस पर नजर डाली, एक भान उठाया और कुछ हद तक अभिमानी दिखाई दिया। क्या यह नहीं कहा गया था कि इस प्रतियोगिता में ममू इस प्रतियोगिता में नम हाई स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगा? ये किसी और के लिए क्यों बदल गया है? झाओ मिन को एक पल के लिए अचंभित कर दिया गया और जवाब दिया, मेई म्यू ने स्वेच्छा से प्रतियोगिता में अपना स्थान छोड़ दिया। क्या ऐसा है? फैंग वेई के मुंह ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कल किया, दिलचस्प। मोमो इतना शानदार अवसर क्यों छोड़ देगा? शिक्षक झाओ, क्या आपने इसके पीछे के कारणों की सावधानीपूर्वक जांच की है? उद्धरण चिन्ह सच कहूं तो वह नहीं थी। जब झाओ मिन ने पियानो का अभ्यास करने के लिए मेई म्यू से संपर्क किया तो मेई म्यू को स्पष्ट था और झाओ मिन इसे खड़ा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सीधे स्कूल के प्रतिस्थापन का अनुरोध किया। As for why Mei Mew suddenly became evasive, Zhao Min didn't know the specific reasons. Seeing Zhao Min unable to give an answer, Feng Wei became even more convinced of the rumors. जब उसने मेई शू को देखा तो उसका चेहरा दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट से भरा था। आप मेरी बहनोई की पूर्व पत्नी द्वारा पीछे छोड़ दी गई बेटी हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपकी तुलना में पियानो में एक मूल्य मुमू की प्रतिभा। मुझे परवाह नहीं है कि आप प्रतियोगिता में इस स्थान को सुरक्षित करने के लिए किन तरीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन एक बाद में आप पर आसान नहीं होगा। यदि आपके पास वास्तविक कौशल नहीं है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहराएं। उद्धरण चिन्ह जब मेई शू को दूर भेज दिया गया था तो उसने अभी तक मेई परिवार में शादी नहीं की थी, इसलिए यह पहली बार था जब वह मेई शू से मिली थी। मेई म्यू और वांग यू के साथ उनका अच्छा संबंध था और दोनों परिवार कई वर्षों से संपर्क में थे। उनके प्रभाव के तहत फैंग वेई को मेई शू और बाय लिंग की अच्छी छाप नहीं मिली। मेई शू को पता था कि इस व्यक्ति का मेई म्यू के साथ एक अच्छा संबंध था, इसलिए उसने अपने शब्दों को नहीं देखा। आपको न्यायाधीशों में से एक होना चाहिए, ठीक है। एक का मानना है कि आप प्रतियोगिता को निष्पक्ष रूप से न्याय करेंगे। आपका काम सबसे अच्छा पियानो खिलाड़ी का चयन करना चाहिए, विशेष रूप से मेई म्यू को जज करने के लिए नहीं। फैंग वेई ने इसे सुनने के बाद कहा, बहुत अच्छा है, फिर मुझे देखने दे कि आप क्या करने में सक्षम हैं। मुझे डर है कि कुछ लोगों के पियानो कौशल उनके वाक्पटु शब्दों के रूप में अच्छे नहीं हैं। परेशान करने की जरूरत नहीं है, मेई शू ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि वह झाओ मिन की ओर रुख करती है। शिक्षक, क्या हम थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए अंदर जाएंगे? मैं प्रतियोगिता से पहले असंबंधित लोगों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह आप। फैंग वेई ने अविश्वास में मेई शू को देखा। ये पहली बार था जब किसी ने उसे असंबंधित कहा था। क्या इस मेई शू को भी पता था कि वह किसे अपमानित कर रही थी? दोनों के बीच तनाव को देखते हुए झाओ मिन ने जल्दी से हस्तक्षेप किया,
फैंग वेई को मेइशू को पेश किया। ये चेयरमैन फैंग है। वह हमारे शहर के पियानो एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं और इस प्रतियोगिता के लिए न्यायाधीशों में से एक भी हैं। वह आपकी चाचा की पत्नी भी हैं। ये सुनकर मेइशू ने आश्चर्य में एक भान उठाया। अपने पिछले जीवन में उसे मेई न्यू ऑरलीजेन द्वारा हेरफेर किया गया था और वह इस चाची के बारे में नहीं जानती थी। फैंग वेई उसके लिए एक महत्वहीन व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन चूंकि इस व्यक्ति ने इस बार उसे भड़काने की पहल की, इसलिए वह उसे सबक सिखाने में भी संकोच नहीं करेगी। फैंग वेई को उम्मीद थी कि झाओ मिन के परिचय को सुनने के बाद मेइशू उसे कुछ सम्मान दिखाएगा। दुर्भाग्य से मेइशू ने उसे निराश किया। मेइशू ने कभी भी बेकार लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। झाओ मिन के परिचय को सुनने के बाद उसने केवल एक नर्म ओह के साथ जवाब दिया और फिर डूब गई। ठीक है, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। चलो अंदर आराम करते हैं, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। झाओ मिन उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था और केवल फैंग वेई के लिए माफी मांगता हूँ। मेइशू को एक छोटी झपकी के लिए अंतरतम आराम कक्ष में ले जा सकता था। फैंग वेई ने मेइशू की आकृति को देखा। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। वह ठंड से सूंघती थी और अपनी ऊंची एड़ी के जूते में रोश के साथ जज के पैनल में लौट आई। आप कहाँ गए थे? आपको इतना समय क्यों लगा? न्यायाधीश चेन जियान ने उत्सुकता से पूछा, अपना सिर मोड़ते हुए। अध्याय 130, निष्पक्ष और निष्पक्ष। फैंग वेई ने झुंझलाहट के स्पर्श के साथ कहा, यह आपके लिए क्या है? चेन जियान हमेशा फैंग वेई का सिम्प था और अब जब वह देख सकता था कि वह स्पष्ट रूप से दुखी है, तो उसने एक त्वरित रूप से चारों ओर देखा और जब उसे यकीन था कि फैंग वेई के पति आसपास नहीं थे, तो उन्होंने एक हश की आवाज में पूछा, क्या आप सिर्फ किसी से बैकस्टेज से मिले? आप इतने नाराज क्यों हैं? फैंग वेई ने शुरू में चेन जियान का अचानक इतना करीब से विरोध किया, लेकिन वह जल्दी से एक विचार के साथ आई। जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखें झड़ गईं। मेइशू नाम की एक लड़की बाद में प्रदर्शन कर रही है। उसके पियानो कौशल गरीब हैं और उसने संदिग्ध साधनों का उपयोग करके प्रतियोगिता में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। जब आप उसे स्कोर करते हैं तो वापस न रखें। उद्धरण चिन्ह। प्रतियोगिता ने 5 न्यायाधीश स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग किया और अंतिम स्कोर सभी न्यायाधीशों की स्कोर का औसत था, इसलिए प्रत्येक न्यायाधीश का मूल्यांकन समान रूप से महत्वपूर्ण था। चेन जियान ने निहितार्थ को समझा। उसने लापरवाही से अपनी कुर्सी के पीछे अपनी बांह को आराम दिया। स्नेह और प्राकृतिक दिखाई दिया। क्या ऐसा कुछ है जो इस छात्र ने आपको अपमानित करने के लिए किया था? मुझे लगता है उसे मेइशू कहा जाता है और वह भी मेई का उपनाम है। उसे मेई न्यू की बहन होना चाहिए जो ग्रामीण इलाकों से वापस आई है ना? फैंग वेई ने ठंड से जवाब दिया, आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? चेन जियान ने एक अजीब मुस्कान के साथ अपनी बांह वापस ले ली। ठीक है, एक अब और नहीं पूछा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि एक निष्पक्ष और निष्पक्ष होगा। उन्होंने जानबूझकर पिछले कुछ शब्दों पर जोर दिया और फिर उन्होंने अपना सिर झुकाकर पूछा, प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद क्या हम एक साथ रात का भोजन करेंगे? फैंग वेई मना करने वाले थे, लेकिन तब उसने सोचा कि उसे बाद में इस व्यक्ति की मदद की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, यदि एक के पास कोई अन्य योजना नहीं है तो एक सहमत हो सकता है। जब तक आपने कहा कि ये पर्याप्त है। चेन जियान संतुष्ट महसूस करते हुए सीधे बैठ गया। मंच पर मेजबान ने ऊपर जाकर दर्शकों को नियमों को पेश करते हुए प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की। जल्द ही पहला प्रतियोगी प्रदर्शन करने के लिए मंच पर आया। कौन सा मेइशू है? क्या आपके पास सूची नहीं है? मुझे इसे देखने दो। एक इंतजार नहीं कर सकता। बोलने वाला व्यक्ति नंबर आई हाई स्कूल का एक हाई स्कूल का छात्र था। वे सभी मेइशू के प्रति जुनूनी थे, इस बात के लिए कि यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर अध्ययन करते थे, उन्होंने मेइशू के प्रदर्शन को देखने के लिए अपनी पढ़ाई पर छोड़ दिया था। उनके बगल वाले व्यक्ति ने जल्दी से सूची खोली और ध्यान से इसके माध्यम से देखा। मेइशू 8वीं प्रतियोगी है। ठीक है, बीच में। यह उसकी बारी से बहुत पहले नहीं होना चाहिए। वह 8वीं क्यों है? क्या इसका मतलब है कि एक को उसके प्रदर्शन को देखने के लिए 7 और लोगों का इंतजार करना होगा? व्यक्ति एक अपवित्र गुब्बारे की तरह कुर्सी पर फिसल गया, फिर अपने बैग से पाठ्यपुस्तकें निकाली और प्रतियोगिता स्थल पर सही अध्ययन करना शुरू कर दिया। वाह, आप धोखा दे रहे हैं। आप वास्तव में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। एक ऐसा क्यों नहीं हुआ? वे इस व्यक्ति से प्रभावित थे और अन्य भी चिंतित होने लगे। जो लोग पाठ्यपुस्तक और परीक्षण पत्र लाए थे, वे एक उन्माद में क्रैमिंग शुरू हो गए, जबकि जिन लोगों के पास अध्ययन करने के लिए कुछ भी नहीं था, वे केवल वहां बैठ सकते हैं, ये प्रार्थना करते हुए कि मेइशू के आगे के लोग तेज होंगे, इसलिए वे मेइशू के प्रदर्शन को देखने के बाद छोड़ सकते हैं। दूसरी मंजिल पर केंद्रीय निजी कमरे में एक गहरे नीले रंग के सूट में एक आदमी रेलिंग के खिलाफ झुक गया। उसकी साफ आंखें नीचे की मंच को स्कैन करती हैं, इससे पहले कि वह अपने टकटकी को वापस ले ले। उनके बगल में जियांग ने उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया, इस प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगियों की सूची स्कूलों द्वारा पंजीकरण के क्रम में व्यवस्थित है। मेई मिस नंबर आई हाई स्कूल से है और 8वें स्थान पर है।
हमें प्रदर्शन करने के लिए उसे कुछ समय इंतजार करना होगा। ठीक है, लूसी ने लापरवाही से जवाब दिया, अपनी चाय पीने के लिए अपना सिर कम कर दिया। निजी कमरा एक बार फिर चुप्पी में गिर गया। जिस तरह जियांग ने सोचा कि वह फिर से नहीं बोलेगा, लूसी ने अचानक देखा और उसके टकटकी ने अर्थ का संकेत दिया, जैसा कि उसने पूछा, क्या आपने इन न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि की जांच की है? मैंने उन सभी की जांच की है। जियांग वह मेइशू के लिए लूसी की चिंता से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने जल्द ही शांत हो गया। उनमें से एक का नाम फैंग वेई है। वह मेइम्यू के पियानो शिक्षक और लिन सिटी पियानो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लूसी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और पूछा, क्या वह है जो अभी बैकस्टेज गया था और 10 मिनट से अधिक समय बाद वापस आया था? हाँ, जियांग ने उत्सुकता से पूछा। क्या कोई समस्या है, मास्टर सी? लूसी ने अपनी उंगली से धीरे धीरे मेज को टैप किया। बस मामले में मुझे बैकस्टेज निगरानी दिखाओ। जियांग वह इस बार पूरी तरह से स्तब्ध था। मास्टर सी, मिस मेई को इतना कैसे याद किया जा सकता है कि वह थोड़ी देर के लिए उसे नहीं देखने के बाद निगरानी फुटेज देखना चाहता था? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं किसी और को पा सकता हूँ। लूसी ने उसे ठंड से देखा। जियांग वह जल्दी से अपने होश में वापस आ गया। नहीं, मुझे आपके लिए तुरंत निगरानी वीडियो मिल जाएगा। लू परिवार को जहां भी वे गए थे और जियांग के लिए यह एक मुश्किल काम नहीं था। जल्द ही निगरानी को पुनः प्राप्त करने के बाद जियांग ने लूसी को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा, क्योंकि बाद में स्क्रीन को गौर से देखा गया था। क्या मास्टर सी मेई मिस के साथ थोड़ा बहुत प्रभावित है? जैसे ही वह विचार में खो गया था, एक तेज महिला आवाज निगरानी से आई थी, लगभग उसे चौंका रही थी। वह मॉनिटर को देखने के लिए जल्दी से झुक गया और पता चला कि फैंग वेई ने मेइशू बैकस्टेज के लिए सिर्फ परेशानी पैदा कर दी थी। अध्याय 131, सपने बुना। पहले कुछ प्रतियोगियों द्वारा किए गए टुकड़े सभी मानक और अचूक थे। न्यायाधीशों द्वारा दिए गए स्कोर भी उचित थे। वर्तमान में उच्चतम स्कोर चौथे प्रतियोगी एक लड़की से था, जिसमें 99 अंक थे। पिछली प्रतियोगिताओं की तुलना में इसे बहुत अधिक स्कोर नहीं माना जा सकता है। ये स्पष्ट था कि असली आकाओं को अभी तक प्रदर्शन करना था। स्कोरिंग समाप्त हो गई। मेजबान अगले प्रतियोगी की घोषणा करने के लिए मंच पर चला गया। नेक्स्ट अप मेइशू है, जो ग्रेड 3 की कक्षा 6 से एक छात्र है, लिन सिटी का एक हाई स्कूल। वह पियानो प्रतियोगिताओं में एक नया चेहरा है। चलो तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे मेजबान की आवाज गिरती गई, गड़गड़ाहट की तालियां भड़क गईं और कुछ छात्र भी उत्साह से खड़े हो गए और मंच की ओर बढ़े। मेइशू मंच पर चली गई। उसकी टकटकी स्वाभाविक रूप से दर्शकों के सबसे अच्छे क्षेत्र पर गिर गई, जहां उसने कुछ चेहरे देखे जो परिचित लग रहे थे। वह अपनी दिशा में धीरे से मुस्कुराई। उसे देखते हुए वे लोग और भी अधिक उत्साहित हो गए और कोई व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और एक चीख को बाहर कर दिया। इस कार्रवाई ने तुरंत आसपास के दर्शकों को नाराज कर दिया। एक पियानो प्रतियोगिता एक सामान्य प्रदर्शन नहीं थी और इस तरह के उत्साही जयकार की आवश्यकता नहीं थी। अपने उत्साह को दिखाने के बजाय इसने उन्हें असभ्य बना दिया और परिणामस्वरूप मेइशू के लिए उनका शौक कम हो गया। प्रारंभ में उन्हें एक नए प्रतियोगी के रूप में मेइशू के लिए उच्च उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने उनसे उम्मीद नहीं की कि वे किसी ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने प्रशंसकों को शामिल करके लोकप्रियता मांगी। एक पियानो प्रतियोगिता में स्कोर लोकप्रियता से निर्धारित नहीं किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रतियोगी का कौशल था। मेइशू जैसे लोग अक्सर खाली जहाजों से ज्यादा कुछ नहीं थे, केवल सतह पर आकर्षक दिख रहे थे और उनके पियानो कौशल उतने गहरे नहीं हो सकते हैं जितना वे दिखाई दिए। धीरे धीरे फुसफुसाहट पूरे दर्शकों में फैलने लगी, जैसा कि उन्होंने इशारा किया और मेइशू पर टिप्पणी की, जिन्होंने अभी तक खेलना शुरू नहीं किया था। उनके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। क्या उन्हें लगता है कि यह उनके स्कूल का कला शो है? सभी, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लिन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल ने ऐसे छात्र को प्रतियोगिता में उनका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी। मैं बहुत निराश हूँ। मुझे लगा कि मुझे आज मेइम्यू का प्रदर्शन सुनने को मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। हो, क्या आपको नहीं लगता कि उसका नाम मेइम्यू के समान लगता है? क्या वे संबंधित हैं? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं जानता। एक केवल ये पता है कि मेइम्यू काफी प्रतिभाशाली है। ये शर्म की बात है कि वह स्नातक होने से पहले प्रतियोगिता में भाग नहीं लेती थी। ये जीतना छात्र के लिए एक बड़ा पुरस्कार होता। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि मेइशू एक ही पिता से मेइम्यू की सौतेली बहन है, लेकिन एक अलग माँ है। वह अभी हाल ही में लिन सिटी में लौट आई है और मैंने ये भी सुना कि मेइम्यू मेइशू के कारण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था। मेरे पास एक चाची है जो अस्पताल में काम करती है और उसने कहा कि मेइम्यू अभी भी अस्पताल में भर्ती है। उद्धरण चिन्ह। क्या यह मेइशू इतनी निर्मम है कि वह अपनी बहन को भी परेशान करती है? एक पल के लिए कई लोग जो इस घटना के बारे में जानते थे, उन्हें मेइशू के प्रति गहरी घृणा महसूस हुई। पियानो एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण कला रूप था, लेकिन मेइशू जैसे किसी व्यक्ति के साथ ये कला के इस पवित्र दायरे को उकसाने के लिए लग रहा था। कुछ ने भी अस्वीकृति में अपने कानों को कवर किया। मैं नहीं सुनना चाहता, उसे बहुत खेलना चाहिए। न्यायाधीशों को उसे नकारात्मक अंक देने दें। उद्धरण चिन्ह।
हालांकि भले ही कुछ दर्शक मेइशू के प्रदर्शन को नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि वह पहले से ही मंच पर थी, वह अनिवार्य रूप से पियानो पर बैठती थी और उस टुकड़े का प्रदर्शन करती थी जो उसकी सभी भावनाओं के साथ इम्ब्यूड था। जैसे ही उसने शुरू किया, व्युत्पन्न और ग्रेनिथ फुसफुसाते हुए नीचे गूंज उठे। फैंग वेई ने अपनी बाहों को पार कर लिया। मंच पर प्रतीत होता है कि मेइशू में घृणित रूप से दिखते हुए उत्सुकता से उसके शर्मनाक प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। हालांकि जैसा कि निर्दोष राग मेइशू की उंगलियों से आगे बढ़ा था, दर्शकों में प्रारंभिक प्रतिरोध और अनिच्छा बेवजह दूर हो गई थी। जो लोग मेइशू पर नीचे देखते थे, वे धीरे धीरे उसके टुकड़े में व्यक्त भावनाओं से आकर्षित होते थे। वे भूल गए कि वे एक पियानो प्रतियोगिता देख रहे थे जिसके लिए उन्हें उच्च उम्मीदें नहीं थीं, और इसके बजाय उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कला के एक सुरुचिपूर्ण हॉल में थे। इस समय अनगिनत लोगों के गहरे सपने संगीत से जाग गए और उनकी आंखों के सामने सामने आए। चेन जियान को फैंग वेई को देखने के लिए लग रहा था, एक शादी की पोशाक पहने हुए और फूलों का एक गुलदस्ता पकड़े हुए धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। दूसरी ओर फैंग वेई ने खुद को सर्वोच्च पुरस्कार पोडियम पर खड़ा देखा, जो एक विश्व प्रसिद्ध पियानो कलाकार बन गया। भव्य और शानदार माधुर्य ने एक जादुई शक्ति रखी जिसने सभी को दूर कर दिया। पियानो कुंजियों के हर स्ट्रोक को लोगों के दिलों में सबसे नाजुक तार गिराने के लिए लग रहा था, जिससे उनकी भावनाएं संगीत के साथ उठती हैं और गिर जाती हैं। ऐसा लगा जैसे विशाल महासागर में मछली पकड़ने की नाव पर लहरों के साथ बहते हुए। असहज यात्रा के बावजूद नाव पर नाविक अपने सपनों को ले गए, फिर भी समुद्र में अशांति का आनंद लिया। जब टुकड़ा समाप्त हो गया तो वह सुंदर दृश्य जो हर किसी की आंखों के सामने दिखाई दिया था, एक पल में बिखर गया था। सभी के चेहरों पर गहरा पछतावा दिखाई दिया। उस क्षण में वे सभी चाहते थे कि मेइशू राग द्वारा बुने हुए सुंदर सपनों को तोड़ने के बिना खेलना जारी रखेंगे। हालांकि मेइशू उदासीन सपना बुनकर कोई भी दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन्हें पछतावा महसूस हुआ। वह चुपचाप खड़ी हो गई और दर्शकों के लिए विनम्रता से झुकी। पूरे हॉल को पूरे 10 सेकंड के लिए मौन में गिर गया, जो कि तालियों की गूंज में गूंजने से पहले पूरे 10 सेकंड के लिए था। इस क्षण में जिन लोगों ने मेइशू को विश्वास दिलाया था, वे आखिरकार दूसरों के कट्टरपंथी उल्लंघन को समझते थे। अध्याय 132 खुली धोखा। वह एक निर्माता की तरह लग रहा था, मंच के ऊपर ऊंचा खड़ा था, सभी की आराधना के योग्य था। ये पियानो संगीत का जादू था, यहाँ तक कि जो लोग संगीत को नहीं समझते थे, उन्हें मेइशू के टुकड़े उनके दिलों में वृद्धि हुई थी और उनके शरीर उनकी पंचक भावनाओं के लिए एक वेंट को तरस रहे थे। लेकिन वे केवल यहाँ बैठ सकते थे और मेइशू के हार्दिक प्रदर्शन के लिए गड़गड़ाहट के साथ अपनी सराहना व्यक्त कर सकते थे। किसी को अपनी उत्तेजना नहीं हो सकती है और व्यक्तिगत रूप से मंच के सामने की ओर चला गया, मेइशू को फूलों के गुलदस्ते के साथ पेश किया, जिससे वातावरण को उसके चरम पर धकेल दिया गया। फैंग वेई एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जजिंग पैनल पर बैठे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेइशू के पास इस तरह के प्रभावशाली पियानो कौशल होंगे। उसके टुकड़े में व्यक्त की गई भावनाएं कुछ ऐसे थे जो मेइम्यू कभी नहीं सीख सकते थे, और उस अकेले के आधार पर मेइम्यू शायद उसे कभी भी पार नहीं कर सकता था। निष्पक्ष होने के लिए, अगर मेइशू मेई परिवार से संबंधित नहीं होता, तो फैंग वेई ने उसकी प्रशंसा की और यहाँ तक कि उसे प्रसिद्धि में वृद्धि करने में भी मदद की। लेकिन मेइम्यू के बारे में अभी भी अस्पताल में झूठ बोल रहा है और मेइशू इस मंच पर कदम रखने के लिए सबसे गंदे साधन का उपयोग करते हुए फैंग वेई को माफ करने में असमर्थ है। कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद तालियां धीरे धीरे मर गईं। चेन जियान फैंग वेई की अभिव्यक्ति का अवलोकन कर रहा था। इस समय उन्होंने संकोच से पूछा, अपने प्रदर्शन को सुनने के बाद क्या आप अभी भी ऐसा करने जा रहे हैं? फैंग वेई ने उस पर ध्यान दिया जैसे कि उसने एक गले में खराश को छुआ था। मैं कभी भी किसी को पियानो बजाने के लिए जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा। उसका अर्थ स्पष्ट था। चेन जियान ने मंच पर लड़की को पछतावा किया। वह वास्तव में समझ में नहीं आया कि इस लड़की ने पेटी माइंडेड फैंग वेई को कैसे नाराज किया था। अन्यथा उन्हें विश्वास था कि इस प्रतियोगिता की चैंपियनशिप निस्संदेह मेइशू से संबंधित होगी। हालांकि उन्होंने अन्य दर्जनों प्रतियोगियों के प्रदर्शन को नहीं सुना था। अंत में ये तनावपूर्ण स्कोरिंग चरण का समय था। हर कोई मेइशू को रिकॉर्ड तोड़ने और वर्षों में उच्चतम स्कोर प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि न्यायाधीशों द्वारा मेइशू को दिया गया औसत स्कोर केवल 93.8 अंक था। ये कैसे संभव था? उसका स्कोर पिछले प्रतियोगी को दिए गए से कम कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि जो लोग संगीत नहीं समझते थे, वे दो प्रदर्शनों के बीच कौशल में बहुत अंतर सुन सकते थे। कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ब्रह्म कॉल करता है, क्या उन्होंने गलती की? स्कोर ये कैसे कम हो सकता है? मेजबान ने अजीब तरह से स्कोर शीट का आयोजन किया, जिसमें एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति के साथ जजिंग पैनल पर फैंग वेई और चेन जियान को देखा। उन्होंने मुस्कुराया और दर्शकों को समझाया, औसत स्कोर की गणना कंप्यूटर द्वारा की जाती है और यह गलत नहीं हो सकता। कृपया धैर्य रखें हर कोई। धन्यवाद मेइशू, आपके भावुक प्रदर्शन के लिए। आइए हम अगले प्रदर्शन का आनंद लेते रहें।
मेइशू थोड़ा डूब गया, और जब उसने फैंग वेई के मुंह के कोने पर स्मॉग मुस्कान की एक झलक पकड़ी तो वह समझ गई और उसे टकटकी लगा दी। मेरे पास कहने के लिए कुछ और है, क्या ये ठीक है? मेजबान को अचंभित कर दिया गया। ये निश्चित रूप से प्रतियोगिता का एक नियमित हिस्सा नहीं था। हालांकि इस लड़की के पास असाधारण कौशल था और उसका स्कोर उम्मीदों से बहुत कम हो गया। उसे शायद कुछ संदेह था जिसे वह उठाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे माइक्रोफोन सौंप दिया और कहा, जरूर मेइशू। मेइशू ने धीरे से धन्यवाद दिया और फिर से दर्शकों का सामना करने के लिए बदल गया। उसने एक गहरी सांस ली और दृढ़ता से बात की, सबसे पहले मेरे प्रदर्शन को पसंद करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपकी प्रशंसा मुझे पूरी तरह से बताई गई है। मेरे अंतिम स्कोर के बावजूद एक ने आपका समर्थन नहीं भूलेंगे। सभी दर्शकों और मिले और निष्पक्ष 5 न्यायाधीशों को फिर से धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद मेइशू ने दर्शकों को गहराई से झुकाया, उसका सुंदर चेहरा और भी अधिक आकर्षक फूलों के गुलदस्ते के साथ उसकी बाहों में। मेजबान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेइशू ये कहेंगे। उसने सोचा कि लड़की स्पष्ट रूप से अनुचित स्कोर के बारे में न्यायाधीशों से सवाल करेगी। बधाई हो, मेजबान ने थोड़े समय में एक महत्वपूर्ण मात्रा में सद्भावना प्राप्त की है। आकर्षण मान जोड़ 100, प्रभाव जोड़ 50, पियानो कौशल उनके चरम पर पहुंचते हैं। मेइशू ने अपने होठों को थोड़ा घुमावदार कर दिया और गर्व से मुस्कुराया जैसे वह नीचे झुक गई। ये वह प्रभाव था जो वह चाहती थी। मेइशू के शब्दों को सुनने पर फैंग वेई का चेहरा तुरंत बदल गया और पसीने की एक अच्छी परत उसकी हथेलियों पर दिखाई दी। निश्चित रूप से उसके बगल में बैठे अन्य न्यायाधीशों ने भी अंतिम स्कोर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक न्यायाधीश जिसने मेइशू की प्रशंसा की, उसने अपना माइक्रोफोन खोला और अपने सहयोगियों से पूरे दर्शकों के सामने पूछा, मैंने इस छात्र को एक आदर्श स्कोर दिया, उसे केवल 93 अंक क्यों मिले? आप में से किसने ऐसे सख्त मानकों की मांग की? इस तरह के शानदार प्रदर्शन से आपको कैसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। उसका प्रश्न स्वाभाविक रूप से मौजूद सभी की संदेह का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे हॉल की टकटकी ने एक पल के लिए जजिंग पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। फैंग वेई ने कभी भी मेइशू को मंच छोड़ने से पहले इस तरह के स्टंट को खींचने की उम्मीद नहीं की थी। वह उसे हड्डी से नफरत करती थी, लेकिन उसने अंत में अपनी भावनाओं को रोक दिया था। उसने एक ठंड और उदासीन रवैया रखा। न्यायाधीश छांग, प्रतियोगिता के दौरान न्यायाधीशों को स्कोर पर सहयोग करने की अनुमति नहीं है। क्या आप इस नियम के बारे में नहीं भूल गए हैं? न्यायाधीश छांग ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अध्यक्ष फैंग इस छात्र के प्रदर्शन से असंतुष्ट है? मैंने वो कभी नहीं कहा। फैंग वेई को विश्वास था कि उसने और चेन जियान ने जो स्कोर दिया था वह प्रकट नहीं होगा, इसलिए उसने अपने हितों की सेवा करने के लिए लापरवाही से काम किया। मेजबान ने देखा कि माहौल कुछ अजीब हो रहा था और जल्दी से हस्तक्षेप किया। मेइशू का प्रदर्शन वास्तव में उत्कृष्ट था, लेकिन एक औपचारिक प्रतियोगिता में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं करना एक कठिनाई है जिसे सभी को जीवन में अनुभव करना चाहिए। अध्याय 133, स्कोर बदलें। उनके शब्दों ने मेइशू की प्रतियोगिता के लिए एक अपूर्ण निष्कर्ष निकाला। फैंग वेई ने उन्हें सराहना के साथ देखा। मेजबान की अचरज से काफी संतुष्ट थे। आखिरकार वह लिन सिटी में पियानो एसोसिएशन की अध्यक्ष थीं। किसने उसके स्कोरिंग पर सवाल उठाने की हिम्मत की? हालांकि उसने स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगाया था कि दर्शकों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने ऐसा करने की हिम्मत की। झाओ मिन ने पहली बार खड़े होकर अपनी आपत्ति जताई। मैं, लिन सिटी नंबर की ओर से एक मिडिल स्कूल, इस दौर में दिए गए स्कोर पर सवाल उठाता है और प्रतियोगिता आयोजकों से अनुरोध करता है कि वे मेइशू के प्रदर्शन के लिए सभी स्कोर का सार्वजनिक रूप से खुलासा करें। उद्धरण चिन्ह। क्या? फैंग वेई आवाज की दिशा में अविश्वसनीय रूप से बदल गए। उसने झाओ मिन को एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनकी गजों की बैठक, तनाव हवा में भारी लटका हुआ था। एक औपचारिक प्रतियोगिता में इसे एक महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए मेजबान ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कृपया, शिक्षक नहीं, एक मिडिल स्कूल, चलो शांत रहें। प्रतियोगिता के बाद के चरणों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम आपकी राय को समायोजित करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप प्रतियोगिता के बाद हमारे कार्यालय में न्यायाधीशों के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह आयोजकों की ओर से समझौता करने और झाओ मिन के लिए चेहरा बचाने का उनका प्रयास था। हालांकि झाओ मिन उसमें निर्बाध लग रहा था। वह दृढ़ संकल्प के साथ जारी रही। न्यायाधीशों के पैनल के परिणाम स्पष्ट रूप से अनुचित हैं। मैं प्रतियोगिता आयोजकों से सार्वजनिक रूप से स्कोरिंग परिणामों का खुलासा करने का अनुरोध करता हूं। सार्वजनिक रूप से स्कोरिंग परिणामों का खुलासा। ये सही है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा जज का स्कोर मेइशू के कुल स्कोर को नीचे खींच रहा है। विभिन्न आवाजें बढ़ीं और स्थल के भीतर गिर गईं। ध्वनि की लहर के बाद लहर मंच की ओर बढ़ी। मेजबान की आवाज को डुबो दिया। झांग जून में एक ही विचार था। वह खड़े होकर चुप रहने के लिए उसके पीछे दर्शकों के लिए इशारा किया। टेबल से माइक्रोफोन को उठाते हुए वह सार्वजनिक रूप से अपने स्कोर को प्रकट करने वाले पहले व्यक्ति थे। मेरा मानना है कि मेइशू का प्रदर्शन असाधारण रूप से बकाया था।
जो कि साधारण स्तर से परे है, वह अपनी उम्र में उम्मीद करेगा। वह भविष्य में और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित है, इसलिए मैंने मेइशू को 100 का स्कोर दिया। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में महिला न्यायाधीश ने भी खड़ा किया और कहा, मेइशू का प्रदर्शन मेरी पहुंच से परे है। उसके प्रदर्शन के दौरान एक यहाँ तक कि मेरी अपनी योग्यता पर संदेह कर रहा था कि वह यहाँ बैठकर उसे स्कोर कर रहा था, इसलिए एक केवल उसे 100 का स्कोर दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। 2 न्यायाधीशों ने एक सही स्कोर दिया था। फिर अंतिम औसत स्कोर 93 पर कैसे समाप्त हुआ, अन्य लोग समझ नहीं सकते हैं, लेकिन झाओ मिन इसे अच्छी तरह से जानते थे। ये फैंग वेई का काम करना था। प्रतियोगिता स्कोर के प्रथागत गैर प्रकटीकरण का लाभ उठाते हुए उसने दुस्साहस रूप से मेइशू को निचले अंक दिए। और अब उसने अपनी कब्र खोद ली थी, क्योंकि मेइशू की प्रतिभा निर्विवाद थी। न्यायाधीशों के पैनल पर सामान्य रूप से निर्मित फैंग वेई असामान्य रूप से भड़कते हुए दिखाई दिए, जो तनाव की एक आभा से घिरा हुआ था। झांग जून ने उसे भ्रम की स्थिति में देखा, ये समझने में असमर्थ कि आमतौर पर निष्पक्ष फैंग वेई स्कोरिंग के इस दौर के साथ अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल क्यों करते हैं। लेकिन वह जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह थी किसी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग किया, खासकर जब ये किसी को दुर्लभ एक प्रतिभा के रूप में चिंतन के रूप में चिंतित करता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए झांग जून ने उसे खुले तौर पर सामना किया। जज फेंग, आपने मेइशू को क्या स्कोर दिया? पूरा कमरा एक पल में एक हष्ट चुप्पी में गिर गया। सभी की निगाहें फैंग वेई पर थीं। उसकी हथेलियों ने घबराहट के साथ गुनगुनाया। उसके होंठ काटते हुए उसका चेहरा भी थोड़ा पीला हो गया। इससे पहले कि वह अपनी सजा खत्म कर पाती, चेन जियान उसके बगल में बैठे अप्रत्याशित रूप से बात की, मैंने देखा कि अध्यक्ष फैंग ने भी 100 का स्कोर दिया। एक माफी मांगता है मेइशू, लेकिन एक ये भी हैरान था कि आपका स्कोर अप्रत्याशित रूप से कम क्यों था। स्थिति इस बिंदु तक बढ़ गई है, एक केवल अब एहसास है। उद्धरण चिन्ह। चेन जियान ने माफी मांगी, उसका चेहरा अपराधबोध से भरा। मुझे खेद है, पहले स्कोर को स्पष्ट नहीं करने के लिए मुझे क्षमा करें। मेइशू का प्रदर्शन सिर्फ इतना शानदार था कि एक समय में मेरे विचार एकत्र नहीं कर सकता था। मैंने आपको 99 का स्कोर देने का इरादा किया था, लेकिन एक ने कार्ड पर गलत तरीके से इसको लिखा हो सकता है और यह 69 के रूप में निकला। उद्धरण चिन्ह। इन दो स्कोर के बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण था। किसी ने जल्दी से गणित किया। अगर चेन जियान ने वास्तव में मेइशू को 69 का स्कोर दिया था, तो इसका मतलब था कि उन्हें अन्य सभी 4 न्यायाधीशों से सही स्कोर मिला था। यह अभूतपूर्व होगा। मेइशू ने चेन जियान को देखकर थोड़ी सी भान उठाई, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी टकटकी को दूसरी तरफ कर दिया, जहां मेजबान शुरू से ही गूंगा हो गया था। क्या ऐसा है? मेजबान को अचानक गाया गया और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, बार बार सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। यदि हम शिक्षक चेन के स्कोर को 99 में बदलते हैं, तो मेइशू का अंतिम स्कोर 99.2 होगा। बधाई हो मेइशू। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए स्थल चीयरिंग वॉयस से भरा हुआ था। हालांकि सभी सही स्कोर नहीं है, फिर भी इसने इतिहास में उच्चतम स्कोर को बढ़ाया। चेन जियान ने ये कहा था, इसलिए झांग जून बहुत दूर नहीं जा सका। हालांकि उन्होंने अकथनीय रूप से महसूस किया कि जिसने शुरू में कम स्कोर दिया था वह फैंग वेई था, अन्यथा वह अभी इतनी नर्वस क्यों होती। अध्याय 134। अचानक विश्वासघात। झाओ मिन ने राहत की सांस ली। हालांकि वर्तमान परिणाम ने फैंग वेई को नहीं बताया, फिर भी मेइशू के स्कोर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुर्भाग्य से कुछ लोग आसानी से फैंग वेई को हुक से दूर नहीं होने देंगे। दूसरी मंजिल पर एक गहरे नीले रंग के सूट में कपड़े पहने एक आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता था, अपने हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता पकड़े हुए था। जिस क्षण वह दिखाई दिया, दर्शकों में सभी ने अवचेतन रूप से अपनी सांस रोक ली और बिना झपकी के उसे देखा। उन्होंने पहले कभी इस तरह के एक सुंदर चेहरे वाले आदमी को नहीं देखा था। क्या वह मनोरंजन उद्योग में एक सेलिब्रिटी था? लेकिन उन्होंने इस व्यक्ति को पहले क्यों नहीं देखा था? उस आदमी के बारे में चर्चा ने थोड़ी देर के लिए हवा भर दी, लेकिन मंच पर नाजुक लड़की पर आदमी का ध्यान तय किया गया। उसने उसकी ओर धीमी और स्थिर कदम उठाए और अंत में मंच के सामने खड़े हो गए। मिस मेई, जिस टुकड़े को आपने सिर्फ गहराई से खेला, उसने मेरे दिल को छुआ। कृपया मेरा उपहार स्वीकार करें। जैसे ही आदमी ने बात की, हर कोई पागलपन में गिर गया। कोई इस अच्छी को कैसे देख सकता है और ऐसी आकर्षक आवाज है। मेइशू उस पर थोड़ा मुस्कुराया और फूलों के गुलदस्ते को स्वीकार करने के बाद वह उसे कृतज्ञता में झुक गई। लूसी ने अपनी मुस्कान को समाहित कर लिया और अपनी टकटकी को मेजबान में स्थानांतरित कर दिया। उसकी आंखें अचानक ठंड लग गईं। आपने कहा कि चेन जियान के लिए स्कोर वास्तव में एक गलती थी और अन्य 4 न्यायाधीशों ने सभी ने मेइशू को पूर्ण अंक दिए। मेजबान को उनके ठंडे टकटकी से भयभीत किया गया था और सहज रूप से उनके आसन को सीधा किया। वाह यस सर, कृपया दर्शकों में एक सीट लें। कोई जल्दी नहीं। लूसी ने गैर मुस्कुराते हुए फिर जियांग हे पर नजर डाली।
जियांग उन्होंने तुरंत समझ लिया और सार्वजनिक रूप से इस प्रतियोगिता के आयोजकों के लिए बैच को अद्वितीय प्रस्तुत किया। आयोजकों ने बड़े पर्दे पर मेई शू पब्लिक के लिए न्यायाधीशों की स्को बनाने के लिए दर्शकों के अनुरोध को पूरा करने का फैसला किया है। क्या फैंग वेई ने इस पर विश्वास नहीं किया और तालिका को पटक दिया? आप कौन हैं? प्रतियोगिता के आयोजक, एक संदेह है कि आपने उस बैच को अवैध रूप से प्राप्त किया है। सुरक्षा, जल्दी से इस चोर को गिरफ्तार करें, लूसी ने कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। अध्यक्ष फैंग, यह मास्टर लूसी इस प्रतियोगिता के निवेशकों और आयोजकों में से एक है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मुकदमा कर सकते हैं और अदालत आपको अंतिम परिणाम बताएगी। चलो शुरू करते हैं। लूसी ने उसे एक नज़र भी नहीं दी और फिर से मेजबान पर अपनी गहरी टकटकी लगा दी। मेजबान दबाव को सहन नहीं कर सकता था और उत्सुकता से कहा, हाँ, मैं अब स्को की घोषणा करूंगा। फैंग वेई इस समय कमजोर महसूस किया और अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया। ठंड से कांप रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? लू परिवार, क्या ये दुर्जय लू परिवार था जो पूरे लिन शहर और यहाँ तक कि राजधानी को हिला सकता था? लेकिन इस प्रतियोगिता के आयोजन में लू परिवार ने कब भाग लिया? उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जल्द ही बड़े स्क्रीन ने इसको परिणामों का अनुमान लगाया। जैसा कि पहले कहा गया था, झांग जून के नेतृत्व में अन्य 3 न्यायाधीशों ने वास्तव में पूर्ण अंक दिए थे। लेकिन जब सभी ने फैंग वेई और चेन जियान के सच्चे स्को को देखा तो पूरे दर्शकों से क्रोध की एक अविश्वसनीय लहर भड़क गई। इस प्रतियोगिता को शहर में हाई स्कूल के छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पियानो प्रतियोगिता के रूप में टाल दिया गया था। फिर भी 2 सम्मानित न्यायाधीशों ने प्रतियोगिता के दौरान खुले तौर पर धोखा दिया था, जिससे उनके भयावह इरादों का खुलासा हुआ। भीड़ के बीच असंतोष का माहौल बढ़ गया और यहाँ तक कि जिन छात्रों ने पहले प्रतिस्पर्धा की थी उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या उनके अपने स्को भी हेरफेर किए गए थे। आरोपों के कोलाहल ने उन दोनों को डुबो दिया। फैंग वेई पहले कभी ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं थे। वह सहम गई थी। इस बिंदु पर जाने वाली चीजों के साथ अध्यक्ष के रूप में उसकी स्थिति, जो अभी तक स्थिर नहीं हुई थी, वास्तव में किसी और को सौंपी जा सकती है। नहीं, वह ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकती है। फैंग वेई ने अपने शरीर में अंतिम ताकत की ताकत दी और भले ही उसका साहस पहले से ही सूखा हुआ था, वह आशा के अंतिम धागे से चिपक गया। ये पहले से मेरे को नहीं है। ये तथाकथित लूसी एक धोखा है। जिस क्षण उसने ये कहा, यहाँ तक कि चेन जियान, जो हमेशा उसके द्वारा खड़ा था, एक ठंडी सांस में चूसा। इस बिंदु पर इससे इनकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये लू परिवार था। फैंग वेई के कार्य निस्संदेह सबसे मूर्ख थे। यहाँ तक कि अगर फैंग वेई मेई परिवार की सदस्य और लिन सिटी पियानो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तो वह लू परिवार से पहले एक कमजोर चींटी से अलग नहीं थे। यदि लू परिवार उसे कुचलना चाहता था तो यह उनकी उंगलियों को तिलकने के रूप में सरल था। इस समय कारण भावनाओं पर विजय प्राप्त हुआ। चेन जियान ने उसे अपनी आजीवन प्रतिष्ठा को बर्बाद करते हुए उसे नीचे खींचने नहीं दिया। उन्होंने स्वीकार करने के लिए चुना, मुझे खेद है। मुझे वास्तव में चेयरमैन फैंग से अनुरोध किया गया था कि वे मेई शू को एक उच्च स्को न दे, चाहे वह कितना भी अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन मैं मानता हूं कि मेई शू का स्तर वास्तव में बहुत अधिक है, इसलिए मैं एक दुविधा में फंस गया और उसे 89 का स्कोर दिया। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों ने सीधे फैंग वेई को बस के नीचे फेंक दिया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी ने अचानक उसके खिलाफ हो जाएगा और उसे इस महत्वपूर्ण क्षण में छोड़ दिया। वह उसे हड्डी से नफरत करती थी, अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ती थी और अकेले लड़ने के लिए तैयार थी। वह झूठ बोल रही है। वह और इस लूसी ने मुझे फ्रेम करने की साजिश रची। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।